हम इंसानों को सिर्फ अपने पिछले 5,000 सालों का ही इतिहास पता है, जो हमारे द्वारा इस धरती पर बिताए गए 80,000 सालों का महज एक छोटा सा हिस्सा है। पर लिखित इतिहास के उस छोटे से पीरियड में ही हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, जिसमें बड़े बड़े साम्राज्य और स्पेस ट्रेवल से लेकर इंटरनेट की सबसे इंटरेस्टिंग चीज यूट्यूब तक शामिल है। पर उन 5,000 सालों में एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। हर 100 साल में दुनिया में छुआछूत वाली किसी न किसी बीमारी की महामारी जरूर आती है। ऐसा सन 1720, 1820, 1920 और अभी हाल ही में 2020 में भी हुआ था। अब ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो अपनी अपनी पीपी किट पहन लीजिए, क्योंकि हम चलने वाले हैं दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों और महामारियों के दौर में। हमारे किस्से की शुरुआत होती है साल 1720 में फ्रांस के मार्सेल शहर से, जहां के निवासियों को अचानक से खतरनाक बीमारी सताने लगी। उनके कंधों के नीचे, लिंग और गर्दन के आसपास पस से भरे हुए किसी अंडे जितने बड़े फोड़े निकल आए थे। शरीर पर मौजूद इन भयानक फोड़ों के साथ साथ भयानक उल्टी और तेज बुखार भी आता था। क्या जानलेवा कॉम्बिनेशन है ना। ये कुख्यात ब्यूबोनिक प्लेग, एक कॉमन फ्ली के काटने से फैलने वाली एक बैक्टीरियल बीमारी। इस भयानक बीमारी ने मानव इतिहास पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी और 6वीं और 14वीं शताब्दी में यूरोप और पूरी की पूरी आबादी को ही लिटा दिया। लेकिन 18वीं शताब्दी में आने वाली महामारी मार्सेल शहर और आसपास के इलाके में कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के मौत का कारण बनने वाली थी। महामारी इतनी खतरनाक थी कि इसे द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेल कहा जाने लगा। लेकिन महज 100 सालों बाद यूरेशिया को पस्त करने वाली महामारी के मुकाबले देखने पर यह महामारी बौनी साबित हुई। 1820 में दक्षिण एशिया का ज्यादातर हिस्सा कॉलरा नामक एक बीमारी की चपेट में आ गई है। बैक्टीरिया से होने वाली छोटी आंतों का एक इन्फेक्शन है, जिसमें शरीर पतले मल के साथ बड़ी मात्रा में पानी भी निष्कासित करता है। बार बार निकलने वाले मल के साथ निकलते हुए ढेर सारे पानी के कारण शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है, जिसके चलते महज कुछ घंटों में ही डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। कॉलेरा ज्यादातर अधपके खाने और इंसानी मल मूत्र से दूषित गंदे पानी के कारण फैलती है। अधपका सी फूड कॉलेरा का एक प्रमुख कारण है, इसलिए प्रॉन वगैरह खाने से पहले सुनिश्चित जरूर कर लें कि वो पूरी तरह से अंदर पक चुके हों, वरना अगले दिन कमोड पर अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ जाएगी। हम खुशकिस्मत हैं कि आज 21वीं सदी में हमारे पास कॉलेरा के लिए एंटीबायोटिक दवाएं मौजूद है। पर 1820 में दक्षिण एशिया में आने वाली महामारी के चलते कुल 32 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतने ज्यादा लोगों के मरने का एक कारण ये भी था कि ये महामारी कुछ ज्यादा ही दूर तक फैल गई थी। कलकत्ता से शुरू होकर ये महामारी खत्म होने तक चीन और भूमध्य सागर जैसे दूर दराज इलाकों में पहुंच चुकी थी। पर लगभग पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली अगली महामारी में इतने ज्यादा लोग मारे गए थे कि ये आंकड़ा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं था। साल था साल 1920। अब तो आपको पैटर्न साफ साफ नजर आने लगा होगा। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हुबहू नकल होगी मेरे भाई। अभी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकलने वाली थी कि दुनिया में आने वाली अब तक की सबसे बड़ी महामारी ने अपना धावा बोल दिया। एक ऐसी बीमारी जिसको स्पेनिश फ्लू कहा गया, जो जुकाम का एक ऐसा स्ट्रेन था जिसने पूरे 50 करोड़ लोगों या उस वक्त की दुनिया की 1/3 आबादी को अपनी चपेट में ले लिया। ये कोई मामूली सा जुकाम नहीं था जो महज गर्मा गर्म चिकन सूप पीकर ठीक हो जाए, बल्कि एक ऐसा वायरस था जिसके चलते युवा वयस्कों के इम्यून सिस्टम में साइटोकाइन स्टॉर्म खड़ा हो जाता था। साइटोकाइन स्टॉर्म में शरीर का इम्यून सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम करने लगता है, जिसके चलते शरीर में साइटोकाइन कहे जाने वाले प्रोटीन की मात्रा में जबरदस्त उछाल आ जाता है। ये एक सीरियस कंडीशन है जिसमें शरीर के अंग फेल होने के कारण मौत हो सकती है। माना जाता है कि महामारी खत्म होते होते 17 से लेकर 50 मिलियन तक की तादाद में लोग स्पेनिश फ्लू के चलते मारे जा चुके थे। पर बहुत से इतिहासकारों का कहना है कि इस महामारी में मारे जाने वाले लोगों की तादाद 10 करोड़ के पार थी। खैर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दुनिया में आने वाली अब तक की सबसे ज्यादा विनाशकारी महामारी थी। लोगों का कहना है कि साइंस में होने वाली तरक्की के चलते, बनने वाली वैक्सीन और दवाइयों के चलते स्पेनिश फ्लू शायद दुनिया की आखिरी महामारी साबित होगी ना। पर साल 2020 में पूरी तरह से साफ हो गया कि ये उम्मीद पूरी तरह गलत थी। जैसा कि आपको याद होगा, सन 2020 में पूरी की पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की चपेट में आ गई। स्पेनिश फ्लू जैसी दूसरी महामारियों के मुकाबले ये वायरस खुद अपने आप में उतना ज्यादा घातक तो नहीं था, पर ये उन बीमारियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से फैलता था। ये वायरस सरहदों और समुद्र तक को लांग गया था और इंसानी आबादियों में जंगल में आग की तरह फैल गया। पूरी दुनिया में इस बीमारी के कुल मिलाकर 65.5 करोड़ से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी, इम्यून सिस्टम की शिकायतें थी, उनके लिए इस वायरस से ग्रसित होना मौत के फरमान जैसा था, जिसके चलते करीब 66 करोड़ लोग मारे गए। ओहो, वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और पूरी दुनिया में उसकी कोई वैक्सीन भी मौजूद नहीं थी, जिसके चलते बहुत सी सरकारों ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए। लोगों को साल भर से भी कहीं ज्यादा समय बाहरी दुनिया से ना के बराबर संपर्क के साथ अपने घरों में कैद रहना पड़ा। बाप रे बाप, वो समय कितना बोरिंग था। मैं तो इतना ज्यादा बोर हो गया था कि पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स देख डाला। यहाँ तक कि बोरिंग डेटिंग शो भी लव इज ब्लाइंड के एपिसोड देखकर मुझे खुद अंधा बन जाने की ख्वाहिश होने लगी थी। लेकिन कोविड-19 के बारे में सिर्फ यही बात बुरी नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन उठाए जाने के बाद भी वो रह रहकर हमें सताने के लिए आ ही जाता है। पर शुक्र है कि वैक्सीन लगवाने के बाद अब हमें से ज्यादा लोग इस इन्फेक्शन को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन अगर इस पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो क्या सन 2120 में भी दुनिया किसी
खतरनाक और जानलेवा महामारी की चपेट में आने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ 100 सालों से तो हर 100 साल पर दुनिया में कोई ना कोई महामारी जरूर आ जाती। कम से कम इंटरनेट पर भरी पड़ी न्यूज आर्टिकल्स की हेडलाइन तो कुछ ऐसा ही दावा करती है, पर हकीकत तो यह है कि इस तरह के किसी पैटर्न की सारी बातें एकदम बकवास हैं। ऐसा साबित करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि महामारी आखिर कहते किसे हैं, कौन सी चीज है। महामारी एक ऐसी बीमारी होती है जो कि कई देशों या महाद्वीपों तक अपना असर दिखाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो मार्सल का प्लेग कोई पैंडेमिक नहीं बल्कि एक एपिडेमिक था, क्योंकि भले ही इसने बड़ी तादाद में लोगों को प्रभावित किया था, पर वे सभी एक ही देश की सीमा के अंदर थे। वहीं 1820 में फैलने वाले कोलेरा की बात करें तो दुनिया के कई देशों में फैलने के कारण ये एक पैंडेमिक तो बन गया था, पर इसकी शुरुआत असल में 1817 में हो गई थी, जो कि 1824 तक जारी रहा। वहीं स्पेनिश फ्लू का पैंडेमिक 1918 में शुरू होकर 1920 में खत्म हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीखों में ही गड़बड़ है, पर महामारियों का नाम भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। भले इस महामारी को स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया हो, पर आधुनिक वैज्ञानिकों की माने तो इसके लिए जिम्मेदार वायरस का स्ट्रेन दक्षिणी यूएस के बीचों बीच स्थित कैंसास के फोर्ट राइली से आया था। इसे स्पेनिश फ्लू इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि उस वक्त सिर्फ स्पेन के अखबार ही इस महामारी पर खुलकर बोल रहे थे। अमेरिका समेत दूसरे कई देशों में युद्ध के चलते मीडिया पर नकेल लगी हुई थी ताकि कोई भी ऐसी खबर न चलाई जा सके जिससे पहले से परेशान जनता के हौसले में और कमी आए, पर स्पेन पूरे वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूट्रल था, सो वहां ऐसे कोई नियम नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि इस महामारी का नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया, जबकि इसे कैंसस फ्लू भी कहा जाना ज्यादा सटीक रहता। कैंसस फ्लू सुनने में कोई ऐसा बुखार लग रहा है जिससे हमें द विजर्ड ऑफ ओज के कैरेक्टर्स नजर आने लगेंगे। अब आते हैं इस दावे की सबसे आखिरी कड़ी कोविड-19 महामारी की हकीकत पर। इस बात में कोई इनकार नहीं कि इस महामारी के चलते 2020 में हमें अपने घरों में कैद होकर बोर हो चुके सेलिब्रिटीज के बेसुरे गानों की रील सुननी पड़ी। पर हकीकत यह है कि इस बीमारी के सबसे पहले मामलों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को पहली खबर 31 दिसंबर 2019 को चाइना के वुहान सिटी से प्राप्त हुई। साल 2019 में पहली बार आइडेंटिफाई किए जाने के कारण ही इस बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया। तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये महामारी अब भी जारी है, क्योंकि जब देखो तब इसके अल्फा, एप्सिलॉन, थीटा, कप्पा और ओमिक्रॉन नामक वेरिएंट दस्तक दे देते हैं। ये बीमारी तो मेडोना से भी ज्यादा बार वापसी कर चुकी है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोविड-19 21वीं सदी में धूम मचाने वाला इकलौता वायरस है। आपको याद होगा कि 2014-16 के दरमियान पश्चिमी अफ्रीका, उसका एक बड़ा इलाका इबोला वायरस की चपेट में आ गया था। वहीं 2015-16 के दौरान ब्राजील को जीका वायरस की भयानक मार झेलनी पड़ी थी। तो भले ही ये मीम आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हर 100 साल के बाद दुनिया में कोई महामारी आती है, पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस तरह की महामारियां बहुत से कारणों से फैलती हैं, जिसमें इंसानों की चमगादड़ जैसे जानवरों के संपर्क में आने के चलते बीमारी के जीवाणु और विषाणु एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में पहुंच जाते हैं। हमारी दुनिया फ्लाइट ट्रैवल और भाग दौड़ वाली जिंदगी के चलते इतनी ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी है कि बीमारियों का सरहदों के पार फैलना पहले के मुकाबले आज कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। इसलिए कोई भी पक्के तौर पर नहीं बता सकता कि हम पर अगली महामारी का प्रहार कब होगा, पर उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए, है ना। इसलिए जाइए हाथ में सैनिटाइजर स्प्रे लेकर आइए मेरे भाई। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप कीटाणु को लेकर कुछ ज्यादा ही सावधान हो गए हैं तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। चिंता ना करें, क्योंकि बाकी की वीडियो में अब हम बीमारी वगैरह की बात नहीं बल्कि कुछ दूसरे अजीबोगरीब ऐतिहासिक संयोगों की तरफ बढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले क्यों ना आप लगे हाथों सब्सक्राइब बटन को दबा दें। कर दिया? ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग इतिहास से लेकर और कौन कौन से अजीबोगरीब दावे करते हैं। टोमेटो। साल 1788 में ब्रिटिश लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार कदम रखा और थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास हो गया कि वहां के जंगली जानवर कितने खतरनाक हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिश लोग ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले नहीं आए थे, क्योंकि वहां सदियों पहले कई जनजातियां रहती आ रही हैं। यूरोपियन और जनजातीय संस्कृतियों का विकास एक दूसरे से अलग थलग हुआ, जिसके चलते उनके रहन सहन, मान्यताएं और भाषाएं भी अलग अलग हैं। तो जाहिर है कि जनजातीय लोगों के पास हर चीज के लिए इंग्लिश के अलावा अपना खुद का भी शब्द होता है। कम से कम 1964 तक तो ऐसा ही माना जाता है। उस साल रॉबर्ट M.W. डिक्सन नाम के भाषा के एक प्रोफेसर ने उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के मूल निवासी मंबारम जनजाति की भाषा सीखने का एक लंबा प्रोजेक्ट शुरू किया था। कोई नई भाषा सीखने की शुरुआत में सबसे पहले उस भाषा के सिंपल नाउन वगैरह सीखे जाते हैं। सीखने वाला अलग अलग चीजों की तरफ इशारा करके उनके नाम बोलता है। जैसे उदाहरण के लिए मेज या कुर्सी। ये शब्द सीखने के लिए प्रोफेसर डिक्सन मंबारम भाषा के एक मूल वक्ता एल्बर्ट बेनेट से नियमित तौर पर मिला करते थे। एल्बर्ट से होने वाली पहली मुलाकात में प्रोफेसर ने महज 28 शब्द ही रिकॉर्ड किए थे, लेकिन 5 महीने पूरे होते होते उन्होंने कुल 250 शब्द सीख लिए थे, जिनसे करीब 300 छोटे छोटे वाक्य बनाए जा सकते थे। पर जरा अंदाजा लगाइए कि प्रोफेसर किस कदर आश्चर्यचकित हुए होंगे जब ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान कुत्ते की तरफ इशारा करके पूछने पर एल्बर्ट ने कहा डॉग। पहले तो प्रोफेसर को लगा कि एल्बर्ट ने शायद किसी इंग्लिश बोलने वाले से ये शब्द सुन लिया होगा, लेकिन बार बार पूछने पर भी एल्बर्ट का जवाब डॉग ही रहा। यानी पूरी तरह से संयोग के चलते मंबारम भाषा में कुत्ते को वही कहा जाता है जो इंग्लिश भाषा में। लेकिन मंबारम भाषा और अंग्रेजी के बीच किसी भी तरह का संबंध नहीं समझ में आता और दोनों देशों के बीच 10,000 मील से भी ज्यादा दूरी है। वाकई में कुदरत कभी कभी बहुत बड़े कमाल के रूप दिखाती है भाई।
राजा को मिला अपना डुप्लीकेट। क्या आपके साथ कभी मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस हुआ है, जहां आप बैठे हों और कोई आकर कहता है कि पता नहीं क्यों पर वे शायद आपको पहचान रहे हैं? पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किसी की शक्ल हूबहू आप जैसी होने की संभावना 1 लाख करोड़ में महज 1 के बराबर होती है। लेकिन इटली के राजा अम्बर्टो प्रथम के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी संभावना निकाली जाए तो उससे भी कहीं ज्यादा काम आएगी। कहा जाता है कि 28 जुलाई 1900 वाले दिन मोजा शहर में डिनर करने का फैसला किया। उसके साथ उनका एक वफादार सहयोगी था और दोनों ने मिलकर एक मामूली से लोकल रेस्टोरेंट को डिनर के लिए चुना। वे अपने खाने का मजा ले रहे थे, तभी परंपरा के मुताबिक रेस्टोरेंट मालिक अपने इस खास मेहमान का अभिवादन करने के लिए आया। लेकिन जब किंग अम्बर्टो ने सिर उठाकर उसे देखा तो उन्हें लगा मानो रेस्टोरेंट मालिक ने कोई आईना पकड़ रखा हो, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उनकी शक्ल से मेल खा रही थी, मानो दोनों असल दुनिया में डुप्लीकेट हो। और ऐसा भी नहीं है कि दोनों सिर्फ दिखने में एक दूसरे जैसे थे। उस रेस्टोरेंट के मालिक का नाम भी अम्बर्टो था और दोनों का ही जन्म ट्यूरिन शहर में एक ही दिन हुआ था। यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती क्योंकि दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई थी और दोनों की बीवी का नाम मार्गरीटा था। और भी हैरत की बात है कि रेस्टोरेंट वाले अम्बर्टो ने अपना रेस्टोरेंट ठीक उसी दिन शुरू किया था जिस दिन किंग अम्बर्टो का राज तिलक हुआ था और दोनों अपने बेटे को विक्टोरिया कहकर बुलाते थे। दोनों में से किसी भी अम्बर्टो को इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना तगड़ा संयोग किसी के साथ भला कैसे हो सकता है। ये मुलाकात इतनी दिलचस्प थी कि राजा अगले दिन रेस्टोरेंट वाले अम्बर्टो से दोबारा मिलकर अपने बीच की समानताओं पर एक बार फिर से चर्चा करना चाहते थे। पर अफसोस कि अगली सुबह रहस्यमय परिस्थितियों में गोली मारे जाने के कारण उस रेस्टोरेंट ओनर की मौत हो गई। पर किस्मत का करिश्मा तो देखिए कि किंग अम्बर्टो की हत्या भी गोली से जुड़ी घटना में हुई। इन सब बातों के चलते बहुत से लोगों का कहना है कि दोनों अम्बर्टो असल में जुड़वा भाई थे, बचपन में किसी कारण से एक दूसरे से जुदा हो गए। की बात यह है कि किंग अम्बर्टो का हत्यारा गेटानो ब्रेशनी नाम का एक इटालियन अमेरिकन एनार्किस्ट था और उस रात वो भी उसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। शायद हूबहू एक जैसे दो आदमियों को देखते ही गेटानो इतना चकित और विचलित हुआ होगा कि दोनों का ही काम तमाम करने का मन बना लिया हो। लेकिन जी जान लगाकर ढूंढने के बावजूद मुझे इस किस्से को कंफर्म करने का एक भी ढंग का ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिला। ये तो माना जा सकता है कि राजा को हूबहू अपने जैसा दिखने वाला कोई शख्स मिल गया हो, पर यह बात गले से नहीं उतर रही कि दोनों की बीवी बच्चों के नाम भी एक जैसे थे और दोनों पैदा भी एक ही दिन हुए थे। जो भी हो, पर पुख्ता सबूत मिल जाने तक ये महज एक ऐतिहासिक अफवाह मानी जाएगी। आसमान से टपकते बच्चे। इमेजिन कीजिए आप यूं ही सड़क से कहीं जा रहे हैं और अचानक आप पर पैसों की बारिश होने लगे। ये तो वाकई में एक बहुत ही सुकून देने वाला चमत्कार साबित होगा। लेकिन जोसेफ फिगलॉक की गोद में आसमान से एक ऐसा चमत्कार गिरा जिसने उन्हें खुश होने से ज्यादा डरा दिया। 1930 के दशक में एक रात जोसेफ डिट्रॉइट के किसी इलाके में टहल रहे थे, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आई और ऊपर देखने पर उन्हें एक बच्चा गिरता हुआ दिखाई दिया। शुक्र है कि जोसेफ ने लपक कर बच्चे को पकड़ लिया और वो सही सलामत बच गया। लेकिन एक शक्तिशाली संयोग के चलते करीब 1 साल बाद जोसेफ ग्राउंड डे में टहल रहे थे, तभी उन्होंने फिर से खिड़की से नीचे गिरते हुए उसी बच्चे की जान बचाई। कम से कम कहानी तो ये बताती है, और इस तरह की अफवाहें बहुत जल्दी दूर तक फैल जाती हैं। असल में जोसेफ सड़क पर मजदूरी करते थे, जिसके चलते उनका दिन ज्यादातर फुटपाथ पर बीतता था। ये पूरी तरह से सच है कि उन्होंने खिड़की से गिरते हुए 2 बच्चों की जान बचाई, पर ऐसा 2 अलग अलग मौकों पर और जगहों पर हुआ। उनमें से पहला बच्चा एक लड़की थी और दूसरा बच्चा 2 साल का एक लड़का था। जोसेफ ने उन बच्चों को लपक कर कैच नहीं किया, बल्कि वे बच्चे खुद उनके ऊपर आकर गिरे थे। हाँ, ये जरूर है कि जोसेफ से टकराने पर उनके गिरने की रफ्तार कम हो जाती और वे सीधे कंक्रीट से टकराने से बच जाते। पर उस जमाने में इतने सारे बच्चे खिड़की से बाहर आखिर गिरते क्यों थे? इसके लिए बच्चों को जालीदार पिंजरे में रखने का एक नया ट्रेंड जिम्मेदार था। उस समय अफवाह चली थी कि बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उन्हें समय समय पर ताजी हवा में जरूर ले जाना चाहिए। फिर क्या था, नए नवेले माँ बाप अपनी बालकनी में जालीदार पिंजरे लटकाकर अपने बच्चों को घंटों तक उसमें लिटाने लगे। इस ट्रेंड को लोकप्रिय बनाया था राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पत्नी एलिनोर ने, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में स्थित अपने अपार्टमेंट के बाहर एक बेबी केज लटकाकर अपनी बेटी को उसी में सुलाया करती थी। बच्चों को सेहतमंद रखने के लिए उन्हें हवा में लटकता छोड़ देने से बेहतर और क्या हो सकता है, जहां वे शहर की प्रदूषित हवा की मनचाही खुराक ले सके। शुक्र है कि 1950 के दशक आते आते लोगों में थोड़ी सद्बुद्धि आई और वे समझ गए कि सरासर गलत और खतरनाक है ये। बेबी मूवर्स को तो छोड़िए, उससे पहले की जनरेशन तो बेबी ड्रॉपर हुआ करती थी भाई। जंग की पहली और आखिरी मौत। वर्ल्ड वॉर 1 मानव इतिहास का सबसे भीषण संघर्ष था, जिसमें दुनिया भर में 2 करोड़ लोग मारे गए थे और उससे भी ज्यादा लोग बुरी तरह चोटिल हुए थे। आप सोच रहे होंगे इतने ज्यादा लोगों के मरने के बाद दुनिया ने इससे सबक लिया होगा, जिसके बाद दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होगी। पर हम सब जानते हैं कि इतिहास ने क्या रूप लिया, क्योंकि उसे प्रथम विश्व युद्ध किसी कारण से ही कहा जाता है। लेकिन बेल्जियम में स्थित सेंट सिम्फोरियन कब्रिस्तान में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक इत्तेफाक छुपा हुआ, जहां वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ते हुए मारे जाने वाले बहुत से ब्रिटिश सैनिक दफन है। इस कब्रिस्तान में युद्ध में मारा जाने वाला पहला ब्रिटिश सैनिक 17 वर्षीय जॉन पार, युद्ध में मारे जाने वाले आखिरी ब्रिटिश सैनिक 30 वर्षीय जॉर्ज एलिसन से महज 15 फीट की दूरी पर दफन है। और ऐसा किसी प्लानिंग के तहत नहीं हुआ। दोनों की कब्रों का रुख भी एक दूसरे की तरफ है, मानो वे जंग की दास्तां बयां करती किसी किताब के पहले और आखिरी पन्ने। ब्रिटेन द्वारा जंग का ऐलान किए जाने के 17 दिनों के बाद ही प्राइवेट जॉन पार की मृत्यु हो गई। वहीं जॉर्ज एलिसन युद्ध खत्म होने की घोषणा के मात्र 90 मिनट पहले मारे गए। ये कब्रें खुद की भारी कीमत का प्रतीक होने के साथ साथ इस बात का प्रतीक है कि लड़ाई कितनी भी भीषण हो, पर एक दिन खत्म जरूर होती है।
डबल धमाल। हम सभी को यही लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, पर अगर दुनिया में कोई ऐसा भी हो जो हूबहू आप ही की जिंदगी जी रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? साल 1940 में महज 3 हफ्ते की उम्र में एडॉप्शन के लिए अलग अलग पुटअप किए जाने वाले दो जुड़वा भाइयों के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। दोनों के एडॉप्टिव पेरेंट्स ने उन्हें जेम्स नाम दिया, पर दोनों ज्यादातर जिम नाम से पुकारे जाते थे। दोनों के पास बचपन में एक पसंदीदा कुत्ता होता था जिसका नाम टॉय था। स्कूल में दोनों ही लड़के मैथ्स और बढ़ई के कामयाब थे, पर स्पेलिंग में दोनों ही टाए टाए थे। बड़े होने पर दोनों जिम ने जमकर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। शेवरली की एक ही कार चलाते और यहाँ तक कि फ्लोरिडा की उसी बीच पर घूमने भी जाया करते। औरतों के मामले में भी दोनों की पसंद एक जैसी थी, क्योंकि दोनों जिम की शादी लिडा नाम की औरत से हुई थी। दोनों में से किसी की शादी नहीं चल सकी और दोनों ने अपने अपने तलाक के बाद बेटी नाम की औरत से दूसरी शादी की। लेकिन दोनों के बीच का ये सहयोगी यहीं पर खत्म नहीं हुआ, अगली पीढ़ी तक गया, क्योंकि वे दोनों ने ही अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा। इत्तेफाकों ये सिलसिला यहाँ पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा मेरे भाई। आखिरकार 30 साल की उम्र में एक जिम ओहायो कोर्ट की मदद से अपने जुड़वा भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हासिल करने में कामयाब रहे। उसने दूसरे वाले जिम को ढूंढ निकाला और दोनों ने फोन पर बात करके एक दूसरे से मिलने के लिए प्लान बनाया, पर दोनों की मुलाकात 9 फरवरी 1979 को ही जाकर हो सकी। छोटे छोटे बच्चों से लेकर पूरे वयस्क मर्द बन जाने के बाद भी दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं दिख रहा था। दोनों की जिंदगियों में होने वाले जबरदस्त समानताओं को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने दोनों भाइयों को एक स्टडी में पार्ट लेने के लिए आमंत्रित किया। स्टडी में पाया गया कि दोनों भाइयों की मेडिकल हिस्ट्री और ब्रेन वेव टेस्ट भी हूबहू एक जैसे थे और उनकी पर्सनैलिटी टेस्ट के रिजल्ट भी बिल्कुल एक जैसे थे भाई। तो क्या मान लिया जाए कि पैदाइश और परवरिश वाली वो बहस अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? क्या हमारा व्यक्तित्व हमारे डीएनए से प्रभावित होता है या हमारे इर्द गिर्द के माहौल से? यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दोनों जिम एक दूसरे से महज 40 मील की दूरी पर छोटे छोटे कस्बों में बड़े हुए थे। सो जाहिर है कि दोनों ने बचपन के दौरान एक ही जैसे माहौल और कल्चर में परवरिश पाई। मेरा मानना यह है कि दोनों में से किसी एक भाई को अगर किसी दूसरे देश में अडॉप्ट कर लिया जाता तो पक्का दोनों की पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का अंतर आता भाई। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने भी अक्सर अफवाहें सुन रखी हैं कि दुनिया में मेरे जैसे भी कई हमशक्ल घूम रहे हैं। सोचिए जरा। डूब न सकने वाली औरत। किसी जमाने में समुद्र पार करना बहुत ही खतरनाक काम हुआ करता था और समुद्र की तली में पड़े हुए अनगिनत जहाजों के मलबे आज भी इस बात की गवाही देते हैं। यही कारण है कि सदियों के अनुभव के चलते नाविकों में तरह तरह के अंधविश्वास ने घर बना लिया, जैसे कि हवा में कभी सीटी नहीं बजानी चाहिए वरना आप एक तूफान खड़ा कर देंगे। ऐसा ही एक सख्त नियम था, यात्रा के दौरान जहाज पर कोई भी औरत नहीं होनी चाहिए वरना समुद्र बहुत नाराज हो जाएगा। पहली बार सुनने में तो ये नियम पूरी तरह से बकवास लगता है, लेकिन मिस वायलेट जेसप का किस्सा जानने के बाद आपको लगेगा कि शायद ये अंधविश्वास के पीछे थोड़ा बहुत तो लॉजिक है। वायलेट का जन्म अर्जेंटीना में रहने वाले आयरिश मुल्क एक परिवार में हुआ था। अपना परिवार चलाने के लिए उसने रॉयल मेल लाइन शिपिंग कंपनी में नौकरी पकड़ ली और सन 1911 में आरएमएस ओलंपिक पर तैनात कर दी गई, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक पोत हुआ करता था। लेकिन जल्दी वायलेट को एहसास हुआ कि यात्रा उतनी सुखद नहीं होने वाली, जबकि 20 सितंबर 1911 वाले दिन ओलंपिक एचएमएस हॉग नाम के एक युद्धपोत से जाकर टकरा गई। दोनों जहाज एक दूसरे के समानांतर चलते हुए सोलन को पार कर रहे थे, जो दक्षिणी इंग्लैंड और व्हाइट टापू के बीच स्थित पानी का एक पतला सा पैसेज है। लेकिन जब ओलंपिक दाईं ओर मुड़ी तो वो हॉग के रास्ते में आ गई। हॉग के कैप्टन समय रहते अपने जहाज की दिशा को नहीं मोड़ पाए और वे सीधे ओलंपिक के हल से जाकर टकरा गई। ओलंपिक की बॉडी में 2 बड़े बड़े सुराख बन गए, जिसके चलते जहाज में तेजी से पानी भरने लगा। लेकिन चमत्कारिक ढंग से पता नहीं कैसे ओलंपिक डूबने से बच गया और बंदरगाह पर वापस आकर मरम्मत कराई। गौरतलब है कि इस पूरे हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद वायोलेट को ओलंपिक की सिस्टर शिप टाइटैनिक पर ड्यूटी के लिए तैनात किया गया। उस समय माना जाता था कि यह एक ऐसा जहाज है जो कभी डूब नहीं सकता, पर जैसा कि आप सबको पता होगा, डूबने के मामले में जहाज से ज्यादा मशहूर तो कुछ है ही नहीं। 15 अप्रैल सन 1912 वाले दिन टाइटैनिक बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान से टकरा है, जिससे उसकी साइड में बड़ा सा छेद हो गया और जहाज डूबकर उत्तरी अटलांटिक के समुद्र में समा गया और आज भी उसकी तली पर पड़ा हुआ है। लेकिन टाइटैनिक के चालक दल ने सिर्फ बर्फ की उस चट्टान को देखने में चूक नहीं की थी, क्योंकि शिप पर मौजूद 20 लाइफ बोट सिर्फ 1176 लोगों को ही बचा सकते थे, जबकि जहाज पर कुल 2224 से भी ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। पर उसकी वजह यह थी कि यह लाइफ बोट लोगों के पास मौजूद दूसरे बचाव पोत तक ही पहुंचने के मकसद से रखी गई थी, ना कि पूरी की पूरी शिप को खाली करने के प्लान के रूप में। पर अफसोस की टाइटैनिक इतनी तेजी से डूबी कि किसी भी जहाज की मदद के लिए पहुंच पाने से पहले उसका काम तमाम हो गया। खुशकिस्मती से वायलेट भी उन चुनिंदा लोगों में से एक थी जो लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। पर अफसोस उस भयानक हादसे में कुल 1500 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब आप सोच रहे होंगे किसी के साथ जहाज डूबने की 2-2 घटनाएं हो जाएं तो वो समंदर को छोड़िए दोबारा किसी स्विमिंग पूल में भी कदम रखने से पहले कई बार सोचेगा। पर वायलेट उन डरने वालों में से नहीं थी और अब वे एचएमएस ब्रिटानिका पर ड्यूटी के लिए तैनात हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान इस शिप को एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। वायलेट उस पर ब्रिटिश रेड क्रॉस की एक नर्स के तौर पर काम करती थी। पर 21 नवंबर 1916 वाले दिन ये शिप एजियन सागर में जर्मन यू बोट द्वारा लगाई गई एक सी माइन से जाकर टकरा गई। जबरदस्त धमाके ने जहाज को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया कि पूरी की पूरी शिप महज 1 घंटे से कम समय में डूब गई। लेकिन टाइटैनिक वाले हादसे से सबक लेने के बाद इस बार शिप पर पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट मौजूद थी, जिसके चलते जिंदा बचने वाले 1030 लोगों के मुकाबले महज 3 लोगों की जानें ही गई। इतने सारे जहाज हादसे देखने के बावजूद वायलेट ने अपना करियर नहीं चेंज किया और वो पूरे 42 साल तक शिपिंग में काम करते रही। ये एक ऐसी औरत थी जिसके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जिस भी शिप पर जाती रही होगी, बेचारे पैसेंजर
पैसेंजर्स इनको देखकर घबरा जाते होंगे। लेकिन इन शिप्स के डूबने का सारा दोष वॉयलेट के ऊपर मत देना ठीक नहीं होगा, भले ही वे डूबने वाली 3 शिप्स पर मौजूद ही क्यों न रही। डूबने वाली तीनों जहाजों में वॉयलेट की मौजूदगी के अलावा एक और बात कॉमन थी। ओलंपिक, टाइटैनिक और ब्रिटानिया तीनों ही व्हाइट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी के ओलंपिक क्लास स्टीम शिप्स का हिस्सा थी। मेरे ख्याल से जहाजों को आनन फानन में पानी में उतारने के बजाय कंपनी को अपनी डिजाइन प्रक्रिया पे थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। दावा किया जा रहा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता, पर असल में ये बात मिस वॉयलेट जेसप पर ज्यादा लागू होती है, ना कि किसी जहाज पर। शॉक हॉरर कहते हैं आर्ट ज्यादातर असल जिंदगी से प्रभावित होती है, लेकिन अगर आर्ट असल जिंदगी की भविष्यवाणी करना शुरू कर दे तो कितना मजेदार होता ना अगर हमारे पास आयरन मैन के वो मजेदार गैजेट्स होते, या हम हान सोलो की तरह ब्रह्मांड की सैर पे जा सकते। पर अफसोस कि असल जिंदगी की सही भविष्यवाणी अब तक सिर्फ एक डरावनी गॉथिक नॉवेल में बताई जाती है। स्टीफन किंग का जमाना आने से पहले एडगर एलन पो दुनिया के फेवरेट हॉरर राइटर हुआ करते थे। वैसे तो वो छोटी कहानियों के माहिर थे, पर उन्होंने द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम ऑफ नैंटुकट नाम की एक नॉवेल भी लिखी, जो कि साल 1838 में पब्लिश हुई। तो उस नॉवेल के सबसे मशहूर और यादगार सीन में 3 नाविक बिना खाना पानी के समुद्र के बीच वाली नाव में फंस गए। तीनों सहमति पर पहुंचते हैं कि एक तीली की मदद से यह फैसला किया जाएगा कि तीनों में किसकी कुर्बानी दी जाएगी, जैसे खाकर बचे हुए 2 लोग खुद को जिंदा रख सकते हैं। कहानी में रिचर्ड पार्कर नाम का एक बंदा मुकाबले में हार जाता है और बाकी दोनों की खुराक बन जाता है। लेकिन 1884 यानी कि पूरे 46 साल बाद जब द मैग्नोमेट नाम की शिप एक तूफान में फंसकर डूब गई, तो उस पर सवाल चालक दल के सदस्यों ने भी खुद को ऐसी सिचुएशन में पाया। बिना खाना पानी के यूं ही लाइफ बोट में फंसे हुए इन लोगों को जिंदा बचने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। पर 17 साल के एक लड़के ने अपनी प्यास बुझाने के लिए समुद्र का पानी पीने का फैसला किया। यह घातक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी पीने से खून में नमक की मात्रा बढ़ जाती है और किडनी को शरीर से और भी ज्यादा पानी फिल्टर करके निकालना पड़ता है, जिसके चलते हमारे शरीर में पानी की और भी कमी हो जाती है। लड़के की तबीयत तेजी से बिगड़ती जा रही थी और बाकी लोग भूख से तड़प रहे थे, तो उन्हें बेचारे को अपनी खुराक बनाने का उसने फैसला किया। इस पूरे प्रकरण की सबसे अजीब बात यह है कि उस लड़के का नाम रिचर्ड पार्कर था। यह इत्तेफाक तो एकदम असंभव सा लगता है। हो सकता है कि एडगर को भविष्य का कोई मंजर दिखाई दिया हो, जिसके चलते उन्हें यह सब पता चल गया हो। पर असली वजह है उस जमाने में रिचर्ड पार्कर का नाम बहुत ज्यादा कॉमन होना। पर फिर भी असल जिंदगी की वो कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई। उम्मीद करता हूँ कि स्टीफन अपनी किसी भी नॉवेल में भविष्य के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, वरना बच्चे अपनी बर्थडे पार्टी पर आने वाले जोकर को दोबारा कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे भाई। इनमें से कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा? क्या आपके पास भी सुनाने के लिए ऐसी कोई दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।